सबसे पहले सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर दलीप कांटिया एनआर क्लासेज बठिंडा से आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनआर क्लासेज पे वेलकम करता हूं। जैसे कि बच्चे एंड ऑफ दिसंबर में दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट एसओ हॉर्टिकल्चर की 108 यानी 108 पोस्टें आई। अब उन पोस्टों जो 108 पोस्ट आई थी, तो उन जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं एसओ हॉर्टिकल्चर, तो एनआर क्लासेज बठिंडा जो है 10 जनवरी से नए बैच स्टार्ट करने जा रहा है, जिसके अंदर आपको जो क्लासेज प्रोवाइड की जाएगी वो ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ क्लासेज प्रोवाइड की जाएगी। जो टीचिंग टीम रहेगा इसमें मैं आप खुद पढ़ाऊंगा, मेरा जो पी है वो हॉर्टिकल्चर, और सेकंड जो पैरेलर जो मेरी टीम रही, जो आईआरआई दिल्ली से पैरेलर, या जो मेरे बैचमेट या जो मेरे फ्रेंड है वो आईआरआई से, तो वो भी साथ में हमें अपने कुछ क्लासेज या गेस्ट लेक्चर के तौर पे हमें उसमें हेल्प करेंगे। जो एनआर क्लासेज जो तैयारी कराएगा वो ऑल जितने भी आपके जो पार्ट है एग्जाम के, जैसे आपका ए पार्ट है, बी पार्ट है। ए पार्ट में जैसे आपका हिस्ट्री है, बाद में आपका रीजनिंग मैथ को कंप्लीट, प्लस हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर प्लस बोटनी का पार्ट, क्योंकि तो एलिजिबिलिटी है वो बीएससी एग्रीकल्चर प्लस बोटनी, तो बोटनी का पार्ट भी, क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी है तो वो पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड। और दूसरा जो हॉर्टिकल्चर में फ्लोरिकल्चर वाला पार्ट है, उसके बाद में अपने फ्रूट्स के सिस्टेमेटिक्स ऑफ फ्रूट, सिस्टेमेटिक्स ऑफ वेजिटेबल, बोटनी का ही पार्ट है, तो बोटनी के भी क्वेश्चन, तो जो आपको जो प्रिपरेशंस करवाया जाएगा वो कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है। अब अगर आपने कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशंस करनी है, जरूरी नहीं है ये एसओ हॉर्टिकल्चर की एग्जाम की हम अगर बात करें, कोई भी एग्जाम की अगर आपने प्रिपरेशंस करनी है तो सबसे पहले 3 चीज बहुत जरूरी। सबसे पहला, कोई भी एग्जाम की जैसे खोज करो, एसओ हॉर्टी की बात कर लेते हैं। अगर आपने एसओ हॉर्टी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो पार्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय, कंटेंट। अगर आपके पास राइट कंटेंट नहीं, तो आप उस एग्जाम की प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टारगेटेड कंटेंट नहीं है, तो आप क्या जो कहते हैं ना फालतू का जो मटेरियल उसको स्टडी करोगे, जहाँ से क्वेश्चन आए नहीं आए पता नहीं। अब ये मैं बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में क्या हम दो फेज से जा रहे हैं। पहला हम ट्रांसफॉर्मिंग फेज से जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन में खूब मटेरियल अवेलेबल होगा, खूब कंटेंट मिलेगा आपको ऑनलाइन फॉर्म के अंदर। लेकिन वो जो ऑनलाइन फॉर्म में जो कंटेंट है, तो क्या वो क्या ऑथेंटिक कंटेंट है, क्या वो हमारे एग्जाम्स को टारगेटेड कंटेंट है, या एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है कि नहीं है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है राइट कंटेंट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका जॉब प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको जॉब प्रोफाइल नहीं पता, तो आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ये जो टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन है ये जॉब प्रोफाइल से ही डिसाइड होंगे। ठीक है जी। थर्ड जो है, जो भी आपका सिलेबस कंटेंट है, जितना भी आपका सिलेबस पार्ट है, उसको लार्ज टॉपिक में ना रख के स्मॉल टॉपिक्स में पढ़ो। यानी जो साइज ऑफ टॉपिक्स है, कोई भी टॉपिक्स आप कर रहे हो, उस टॉपिक्स का साइज क्या हो, स्मॉल टॉपिक्स में आप सिलेबस कवर, तो आपको दो एडवांटेज रहेगा। पहला एडवांटेज रहेगा वो टॉपिक्स आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है जी, याद तो किया था लेकिन भूल गए जी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है, जितना भी आपका सिलेबस है उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दो। जैसे मान लो आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे फ्रूट क्रॉप के क्वेश्चन आएंगे, तो जो फ्रूट क्रॉप्स है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी उसको इस तरीके से पढ़ो कि छोटे छोटे टुकड़ों में आपको इजीली याद हो जाए। अब जैसे मैं भी पिछले 7 साल से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस करवा रहा हूँ, तो हम भी क्लास में क्या करते हैं, जो भी सिलेबस को स्मॉल टॉपिक्स में कवर कराते हैं। अब जब स्मॉल टॉपिक्स में कवर कराते हैं तो स्टूडेंट को दो एडवांटेज, एक तो क्या उसका टॉपिक स्मॉल है, तो उसको उसको उस टॉपिक्स को कवर करने में डर नहीं लगता, क्योंकि साइज हमेशा डराएगा। अगर टॉपिक का साइज बड़ा है तो पढ़ने में उसको डर लगेगा, और ये लगेगा यार इतना बड़ा टॉपिक है कैसे करेंगे, तो साइज हमेशा डराता है, इसलिए साइज को घटाओ। और दूसरा क्या, जब साइज छोटा है तो उसके एमसीक्यू जो बनेंगे वो कम बनेंगे, तो कम नंबर ऑफ एमसीक्यू को याद करना इजी,
अब वहीं आपको बोलते 500 MCQ भी इनको पढ़ो तो टाइम लगेगा, और वही बोले भी ये 70 MCQ या 50 MCQ को पढ़ो तो आ जाएगा। तो ये सवाल को छोटा रखो। जो स्टूडेंट इन 3 चीजों को फॉलो करेगा, सबसे पहला राइट कंटेंट, अगर वो राइट कंटेंट को स्टडी कर रहा है, अपनी जो प्रोफाइल को ध्यान में कर रहा है, वो टॉपिक्स को स्मॉल साइज में करके पढ़ रहा है, तो उस स्टूडेंट्स का इजीली कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। बस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहले 3 चीजें तो ये हो गई, कंटेंट, जो प्रोफाइल और साइज। उसके बाद और क्या चाहिए? डेडिकेशन। क्योंकि अगर आप डेडिकेशन के साथ कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपको क्या उसमें आउटपुट यानी रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम डेडिकेशन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर कब हम ही पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। विदाउट डेडिकेशन रेगुलरिटी नहीं रहेगी, और विदाउट रेगुलर कोई भी एग्जाम हम क्वालिफाई नहीं कर। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम हुआ था पीछे DDA का, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में 2 एग्जाम हुए। एक 2018 में एग्जाम हुआ, एक 2020 में एग्जाम हुआ, यानी 2018 2020। उस एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए। क्योंकि जब तक हमें प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन नहीं पता है तो हमें क्या थोड़ा डिसाइड करने में प्रॉब्लम रहती है। अगर हमें प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पता है तो हम ये इजीली थोड़ा डिसाइड कर पाएंगे भी हमारे से क्या जाएगा। हालांकि ये जो एग्जाम है वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, उसका को डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जो हम एग्जाम डिस्कस करेंगे या जो MCQ करेंगे वो DDA के है, और हमारी जो पोस्ट आई है वो आई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में। ठीक है जी। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे डिजीज के बारे में पूछा गया है, यानी बनाना में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज आती है। तो उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन बनाना इज कोज बाय वायरस। यानी उसने ये पूछा है भी बनाना में वायरस से कौन सा डिजीज। अब जो डिजीज होता है बच्चे वो डिफरेंट टाइप्स के वायरस, कुछ बैक्टीरियल डिजीज, कुछ फंगल डिजीज, फंगस तो MLO माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, वायरॉइड, साइटोप्लाज्मा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या नीमेटोड। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजीज। हमारे से ये पूछा गया भी बनाना में वायरस से डिजीज कौन सी आती है। तो बनाना में जो वायरस से डिजीज आती है, पहला आता है बनाना ब्रेक्ट मोजेक वायरस। पहला बनाना में वायरस ये। सेकंड बनाना में जो वायरस से डिजीज आता है एक वायरस। थर्ड जो बनाना में वायरस से डिजीज आता है पंची टोको बनाना, पंची टोको। तो ये 3 डिजीज जो है बनाना कोजेज बाई वायरस। क्लियर। अब हमसे पूछा क्या गया कि विच डिजीज कोजेज बाई वायरस इन बनाना। तो अब इसमें देखो पनामा विल्ट है, तो विल्ट से आता है फ्यूजिन। ये पनामा जो है ये फ्रांस में एक है, जिसका ये जो पनामा विल्ट है फ्रांस रिवर आई हुई, इसलिए इसका नाम रखा पनामा। फिर सीगा टोका। अब ये सीगा टोका भी एक वैली है, सीगा टोका वैली, तो वहां पे रिपोर्ट हुई तो इसका नाम। ये जो पनामा विल्ट और सीगा टोका लीफ फंगस है, यानी ये दोनों तो हो रही हैं फंगस से। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, यानी तो ये दोनों नहीं होते। फिर उसके बाद में क्या बच गया, उसके बाद में बच गया आपका पंचीटो। पंचीटो बनाना कोई। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लियर एक्सट्रैक्ट ऑफ पेक्टिन कंटेनिंग फ्रूट्स। यानी उसने बोला भी एक सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है और उस फ्रूट से बना जिसके अंदर पेक्टिन होता है। तो जब हम पोस्ट हार्वेस्ट पढ़ते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट में हम डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम जेम, जेली, RTS, उसके बाद में हम उसमें पढ़ते हैं केचप, सॉस, डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पढ़ते हैं। और उसमें एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जेली। सबसे पहले तो वो कहता है जेली किससे बनता है, जेली जो बनता है वो फ्रूट जूस से बनता है सबसे पहला। लेकिन किस फ्रूट जूस से बनेगा, जिसमें पेक्टिन होगा, क्योंकि जो पेक्टिन है वो जेली को क्या करता है, सेटल डाउन करता है।
पेक्टिन का एडवांटेज क्या है? पेक्टिन अगर फ्रूट में है तो उस जेली यानी जो जूस है, देखो बच्चे जूस है, अब जूस सेटल डाउन नहीं होगा ना, सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड है। अब उसको क्या हमारे से पूछा, सेमी ट्रांसपेरेंट सॉलिड, अब उसको सॉलिड कौन करेगा? ये पेक्टिन करेगा। तो जिस फ्रूट में पेक्टिन होगा उससे जेली बनेगा, अगर फ्रूट में पेक्टिन नहीं है तो जेली नहीं बनेगा। अब किस फ्रूट का मैं अगर यहाँ पे एज एग्जाम्पल के दूं तो गुआवा, अब गुआवा में पेक्टिन होता है तो गुआवा की। और करेक्टर्स ऑफ गुड जेली क्या है? तो जो करेक्टर्स ऑफ गुड जेली है, पहला करेक्टर्स ऑफ गुड जेली है ट्रांसपेरेंट, यानी जेली जो है ट्रांसपेरेंट होना, ट्रांसपेरेंट एंड वेल सेटल। ठीक है जी, तो ट्रांसपेरेंट एंड वेल सेटल होनी चाहिए। अगर जेली ट्रांसपेरेंट और वेल सेटल है, गुड क्वालिटी की, अदरवाइज जेली बनाने के लिए रिक्वायरमेंट फ्रूट जूस पे। हमसे पूछा गया सेमी सॉलिड प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लियर एक्सट्रैक्ट ऑफ पेक्टिन, तो क्या है इसका आंसर? जेली, क्योंकि यहाँ जेम और मार्मेलेड किससे बनते हैं? जो जेम है वो बनता है फ्रूट पल्प से। मार्मेलेड्स दो तरह के होते हैं, पहला मार्मेलेड जेली, जेली मार्मेलेड, जेम मार्मेलेड। ये जो मार्मेलेड है ये मैंड्रीन से बनता है, किससे बनता है? मैंड्रीन से, और उसके बाद में सिक्वेंस फ्रूट क्रॉप से बनता है। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा इसका? जेली रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर इंड्यूसिंग द जर्मिनेशन स्ट्राटिफिकेशंस इन पेक्टिसाइड इन सीड ऑफ, तो बोल रहा है जर्मिनेशन स्ट्राटिफिकेशन। सबसे पहले देखो बच्चे ये स्ट्राटिफिकेशन होता है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, मोस्ट ऑफ द स्ट्राटिफिकेशन टेम्परेचर जो 5 से 10 डिग्री। ठीक है, अब कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसमें जर्मिनेशन की स्ट्राटिफिकेशन? तो जो एप्पल है, एप्पल के अंदर 4 to 7 डिग्री सेल्सियस तो 4 to 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्राटिफिकेशन एप्पल, यानी जर्मिनेशन के लिए स्ट्राटिफिकेशन प्रोसेस जो है वो एप्पल में किया जाता है, और उसमें टेम्परेचर की तरह 4 to 7 डिग्री। हमसे पूछा गया फॉर इंड्यूसिंग द जर्मिनेशन स्ट्राटिफिकेशन इज प्रैक्टिसाइज्ड इन सीड ऑफ, तो किस सीड में होगा? एप्पल के सीड। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्विकेस्ट मेथड ऑफ डेवलपिंग लोन इज बाई। अब बच्चे लोन जो इस्टेब्लिशमेंट के डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला लोन इस्टेब्लिशमेंट जो होगा वो होगा डिबलिंग, यानी हम क्या करेंगे, जो ग्रासेस है, जो लोन ग्रासेस जिसको हम बोलते हैं अपने दूब ग्रास, तो उस ग्रासेस को क्या करेंगे हम? डिबलिंग मेथड्स में। तो पहला डिबलिंग है। ठीक है, उसके बाद में है आपके ट्रफिंग है, अगर सीड से लोन को सीड से लगाना है, पहला मेथड क्या ले रहे हैं? लोन को अगर से लगाना है, इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा, 2.5 ग्राम पर लीटर। डिबलिंग क्या लगेंगे? रनर्स, रनर्स मतलब घास के टुकड़े को लगेंगे। तो ट्रफिंग में क्या होगा? ट्रफिंग में क्या होगा? जैसे मान लो ये सपोज करो ये प्रीवियस लोन है, यानी गोल्ड लोन है, के पीस काट के लेके, जहाँ मान लो सपोज करो यहाँ नवे एरिया, इस एरिया में लगाना है, तो ये जो ग्रासेस के पीस काटे थे उनको यहाँ से जचा देंगे, फिर क्या करना? अरेंज करने के बाद में रोलर चला के और पानी हल्का पानी का क्या कर देंगे? स्प्रे कर देंगे, मतलब फुहारा चला देंगे, तो हो गया लोन तैयार। सबसे क्विकेस्ट मेथड, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया होता है, क्विकेस्ट मेथड लोन प्लान, क्विकेस्ट मेथड ऑफ लोन प्लान बच्चे। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो भी जो एग्जाम की प्रोफाइल की बात की ना मैंने भी, अगर आपको जो एग्जाम प्रोफाइल नहीं पता तो आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिसाइड नहीं कर पाओगे। अब जो आपका जो ये एसओ हॉर्टिकल्चर का जो एग्जाम है, इसमें इंपॉर्टेंट डे से भी क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट डे होते हैं, जैसे फार्मर डे, वर्ल्ड अपने इन्वायरमेंट डे, अर्थ डे,
वाटर डे, मिल्क डे, तो डिफरेंट टाइप के ऐसे भी क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ से मैंने क्वेश्चन हटा दिया था, मिल्क डे का भी क्वेश्चन पूछा गया था इसी एग्जाम में, यानी डीडीए के एग्जाम, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, वाटर डे का पूछा गया। तो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो वो कहता है ये जो वाटर डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वाटर डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 20। ये सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे अवेयर रहना ऐसे क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, ट्रिस्टीजा वायरस इज ए डिजीज ऑफ, वायरस डिजीज के बारे में पूछ। ये जो ट्रिस्टीजा वायरस है ये सिट्रस में आता है। ट्रिस्टीजा वायरस मेजर प्रॉब्लम इन सिट्रस, मेजर प्रॉब्लम किसमें है, सिट्रस में। एंड ट्रांसमिटेड बाई, इससे ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिटेड बाई एफिड, एफिड से ट्रांसफर। आपसे पूछा गया भी ट्रिस्टीजा वायरस इज द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ, पहला क्वेश्चन था शुगर, ऑप्शन पहला ऑप्शन शुगर, ग्रेप्स, बाद में क्लियर, तो क्या रहेगा क्लियर। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, तो सबसे महंगा स्पाइसेस, तो जो मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस इन द वर्ल्ड है वो सेफ्रॉन, कश्मीर के अंदर मोस्ट कॉमनली कल्टीवेट होता है, कश्मीर वैली में सेफ्रॉन, ठीक है। द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस सेफ्रॉन, जिसको अपने लोकल लैंग्वेज में केसर बोलते हैं, तो केसर इज द, या सेफ्रॉन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस वर्ल्ड, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटेंशन से आया है। एक्सटेंशन में एक जो एक एक्सटेंशन सब्जेक्ट जो एग्रीकल्चर में, तो उसमें क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है फार्मर्स को। इसमें से एक सर्विस का नाम बोला, एग्रीकल्चर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन फार्मिंग तो टोल फ्री ऑनलाइन, और उस टोल फ्री लाइन का नंबर जो है 1551, तो बोलते हैं टोल फ्री नंबर ऑफ नॉन कॉल सेंटर, क्या बोलते हैं, टोल फ्री ऑफ कॉल सेंटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्रीकल्चर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फार्मिंग कम्युनिटी टू टोल फ्री फोन लाइन, और उस फोन लाइन का नंबर क्या बचे, 1551। आगे वो टोल फ्री वाला वो तो लगेगा ना, 1800, 100, 1551, इसके थ्रू क्या किया जाएगा, क्या किसान कॉल सेंटर, ये 6 बजे से लेके रात के 10 काम कर। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप, केशु, केशु मतलब काजू, जो काजू होता है यानी जो केशु होता है का मेथड ऑफ प्रोपेगेशन गया है। अब आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन क्लियर करवा देता हूँ। जब आप एसओ की तैयारी करो, फ्रूट क्रॉप्स है, फ्लावर क्रॉप्स है, उनमें का इसी में से क्या ध्यान में रखना, मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्रॉप्स का मेथड ऑफ प्रोपेगेशन आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे आपसे यहाँ से पूछा गया केशु इज कॉमर्शियली प्रोपेगेटेड थ्रू या प्रोपेगेटेड बाई, तो जो केशु का जो मेथड ऑफ प्रोपेगेशन होता है वो होता है बच्चे सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, और ये हॉर्टिकल्चर जीआरएफ में खूब क्वेश्चन। तो जो बच्चे एसओ की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको मैं एक और बता देता हूँ, प्रीवियस एग्जाम ऑफ, प्रीवियस ईयर एग्जाम ऑफ जीआरएफ हॉर्टिकल्चर, इनको भी अपनी स्टडी मटेरियल में इंक्लूड कर लेना, क्योंकि यहाँ से खूब क्वेश्चन, ठीक है। तो उन इन हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में भी ये खूब क्वेश्चन आया भाई, केशु इज प्रोपेगेटेड बाई, केशु इज प्रोपेगेटेड बाई सॉफ्टवुड। नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैसेस से पूछा, बी नॉट कंसीडर एज ए ग्रीन हाउस गैस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस, तो जो ग्रीन हाउस गैस वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है,
वाटर वेपर है। अब आपसे पूछा किसको कंसीडर नहीं करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज ए ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये तो ग्रीन हाउस गैसेस है, इसको कंसीडर, इसको। अब आपको यहाँ दो ऑप्शन डाउट लग रहा है, एक है ओजोन, दूसरा है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ओपन इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा होता है। ओजोन जो है आपको यूवी रे से, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे जो है करता है। इसमें आपने ओजोन लेयर या ओजोन डे के बारे में पढ़ा होगा। अब आपको यहाँ पे ऐसे भी, अभी क्या आपको हिंट मिल रहा है, ही है आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन के ऑप्शन, तो दो ऑप्शन कर सकते हैं आप, ये भी कर। अब ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वहां पे एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन क्यों देना चाह रहा है, वो इसलिए देना चाह रहा है भी जो स्टूडेंट एग्जाम में प्रिपेयर हुआ है या जो एग्जाम दे रहा है, कहीं ये तो नहीं है वो रट्टा मार के आया है, कहीं ये तो नहीं है सिर्फ एक रटा रटाया मटेरियल पढ़ के आ गया और वैसे एग्जाम दे रहा है। वो अवेयरनेस चेक करना चाह रहा है भी स्टूडेंट अवेयर है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी टेकिंग पावर चेक होगी, इस बच्चे की टेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छी होगी। अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर किसकी होगी, जो लॉजिकल होगा या जिसका लॉजिक क्लियर होगा, तो वो बच्चा क्या करेगा, तो अटेम्प्ट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, तुक्का मार के आएगा, भाई आ लॉजिक ये कर देते, कहेगा जी मेरा क्वेश्चन तो एग्जामिनर थोड़ी उसको। हाँ अजोन सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस में कंसीडर को कंसीडर अजोन को कंसीडर कोडिंग टू ऑप्शन। अब नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन गैस है वो तो किसी के साथ रिएक्शन कर क्या बना लेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बना लेगा या डिफरेंट ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्ट बनाएगा। ये तो क्योंकि गैसियस फॉर्म में है, ये किसी ने साथ रिएक्शन कर सकता है ना, और रिएक्शन करके क्या कर सकता है, ये बन सकती है, बन सकती है, लेकिन ये तो किसी के साथ रिएक्शन करेगा। तो अजोन को कंसीडर, नाइट्रोजन को कंसीडर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूनिंग का क्वेश्चन, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रूनिंग का मतलब प्लांट पार्ट। अब ये प्रूनिंग डिफरेंट टाइप की होती है, कुछ लाइट प्रूनिंग होती है, कुछ हैवी प्रूनिंग होती है। तो मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, बेर। अब बेर में हम क्या करते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट, बेर में क्या कर देते हैं, प्रूनिंग कर देते हैं। कैसी प्रूनिंग करते हैं, हैवी प्रूनिंग करते हैं। उसी तरह कुछ फ्रूट क्रॉप लाइट प्रूनिंग। अब हमारे से यहाँ पूछा गया भी जो टी है, अब टी क्या बचे, पेरिनियल क्रॉप है। अब टी का जो इकोनॉमिकल पार्ट है, अब उसमें क्वालिटी लीफ हमें टाइप्स ऑफ प्रूनिंग करने। उसने पूछा भी लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रूनिंग इन टी क्रॉप कैरिड आउट इज नोन एज, तो बोल रहा लाइटेस्ट फॉर्म यानी जो लाइट प्रूनिंग इन टी है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं बच्चे स्कीप। तो लाइट जो प्रूनिंग है उसको क्या बोला जाएगा, टी के अंदर स्कीपिंग। जब हम बात कर रहे हैं भी, हम जब टीच करवाएंगे तो हम प्लांटेशन क्रॉप के बारे में जब पढ़ेंगे, तो प्लांटेशन क्रॉप में हम टी को पढ़ेंगे, तो वहाँ हम टाइप्स ऑफ प्रूनिंग इन टी पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लोबिन, यानी राइबोफ्लोबिन मतलब B2, जो B2 विटामिन है उसका रिचेस्ट सोर्स कौन है, पाइनएप्पल है, बनाना है और बेर, यानी राइबोफ्लोबिन का साइंटिफिक राइबोफ्लोबिन, B2 विटामिन या राइबोफ्लोबिन, बोलो चाहिए राइबोफ्लोबिन विटामिन या राइबोफ्लेविन। सोर्स है हील, जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बेल पत्तर, क्या बोलते हैं, बेल पत्तर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फोटोसिंथेसिस से पूछा गया है। अब फोटोसिंथेसिस बच्चे डिफरेंट टाइप का होता है। इसमें पहला है H एंड बोलते हैं फोर साइकिल, क्या बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड जो है केल्विन साइकिल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। उसके बाद में तीन तरह के साइकिल होते हैं फोटोसिंथेसिस, और ये किस में होते हैं, डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन।
तो जो डार्क रिएक्शंस है उसके 3 स्टेप्स होते हैं, केल्विन साइकिल, एच एंड स्लेक साइकिल और केम साइकिल। जो एच एंड स्लेक साइकिल है उसको बोलते हैं C4 साइकिल, जो केल्विन है उसको बोलते हैं C3 साइकिल। और हमसे क्या पूछा गया है, C3 साइकिल, फोटोसिंथेसिस साइकिल ऑफ C3 प्लांट इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, कॉफी बिलोंग्स टू फैमिली या कॉफी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग फैमिली, फैमिली पूछा है कॉफी का, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली दी है, रूटेसी, एनाकार्डिएसी, रुबेसी, थिएसी। कॉफी जो है थिएसी, एनाकार्डिएसी बिलोंग करता है मैंगो, मैंगो, कैशू नट बिलोंग्स टू एनाकार्डिएसी। ठीक है। उसके बाद में है रूबिएसी और रूटेसी। क्लियर। तो थिएसी फैमिली किसका होता है, कॉफी का फैमिली होता है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, एडिबल पार्ट ऑफ स्प्राउटिंग ब्रोकली। अब ये ब्रोकली जो है बच्चे कोल क्रॉप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल क्रॉप्स होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एडिबल पार्ट का ही पूछा जाता है आपसे। ठीक है। तो एडिबल पार्ट ऑफ ब्रोकली, तो ब्रोकली का जो एडिबल पार्ट है होता है फ्लावर। मोस्ट एडिबल पार्ट है नोल खोल, नोल खोल प्लांट बल्ब जो पार्ट होता है, एडिबल पार्ट बल्ब, कॉलीफ्लावर का कट और अपने ब्रोकली, कौन सी ब्रोकली, स्प्राउटिंग ब्रोकली, तो उसका फ्लावर बट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, was was not lost their viability in low moisture and low temperature। तो आपसे ये पूछा, सीड डेट वाज नॉट लॉस दियर बाय लो मॉइस्चर लो टेम्परेचर। अब सीड बच्चे डिफरेंट टाइप्स के, एक सीड जो अपनी वाइबिलिटी लॉस कर जाते हैं लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर पे, जो लो टेम्परेचर और लो मॉइस्चर पे जो वाइबिलिटी लॉस कर देंगे उसको बोलेंगे कैल्सीट सीड। लीक कैल्सीट्रेट सीड क्या कर देता है, लॉस द वाइबिलिटी, वाइबिलिटी, तो वाइबिलिटी लॉस नहीं करते उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। क्या बोलते हैं उसको, हमारे आंसर के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा है, ऑर्थोडॉक्स सीड। वो कहता व्हाट इज द ऑर्थोडॉक्स सीड, वो कहता दिस टाइप्स ऑफ आर रिमेन वाइबल एट लो टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर। ठीक है। उसी तरह ये IRI PhD के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, विच टाइप्स ऑफ सीड आर टॉलरेंट टू हाई लो टेम्परेचर, वहां लो टेम्परेचर नहीं, टॉलरेंट टू चिलिंग एंड डिहाइड्रेशन। ऑर्थोडॉक्स सीड होता है वो चिलिंग और डिहाइड्रेशन के लिए भी क्या होता है, टॉलरेट होता है, या लो मॉइस्चर और लो टेम्परेचर पे भी सीड वाइबिलिटी क्या रखता है, मेंटेन रखता है। क्या रहेगा, ऑर्थोडॉक्स। क्लियर। के बाद में नेक्स्ट तो सीड डेट, सॉरी रिपीट, के बाद नेक्स्ट देखो, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पढ़ते हैं हम। जैसे मैं सिंपल सा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का एग्जाम नाम ले लेता हूँ, जैसे आप हम सुरेक्रेट करके एक नाम सुनोगा, मैं पहले वेजिटेबल के बोलता, वेजिटेबल से सुरेक्रेट बनता है, सागो बनता है, फ्यू बनता है। उसी तरह फ्रूट क्रॉप में जो आपके है फेनी बनता है, केशू एप्पल से, उसी तरह एप्पल से साइडर बनता है, ग्रेप से वाइन बनता है। तो ये डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। सागो, सागो का हम लोकल लैंग्वेज में साबूदाना कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, साबूदाना। और ये साबूदाना जो है ट्यूबर क्रॉप है, एक वेजिटेबल ट्यूबर क्रॉप जिसका नाम है टेपियोका या कसावा। से बताइए कभी सागो प्रिपेयर्ड या हवा नाम से बनता, फ्यू प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाम। क्लियर। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लावर क्रॉप रजिस्टर इथाइलिन। आपसे पूछा भी इथाइलिन इंजरी, इथाइलिन इंजरी का मतलब क्या हुआ कि जो फ्लावर क्रॉप है उनको आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या उनमें इथाइलिन प्रोड्यूस होता है। अगर उस इथाइलिन से अगर फ्लावर की क्वालिटी डिटेरिएट हो रही है, जिसको बोलते हैं स्लीपीनेस, स्लीपीनेस का मतलब होगा डल कलर हो जाएगा। अब जैसे गुलाब है, अब गुलाब के फ्लावर का कलर क्या हो जाए, डल कलर हो जाए, डल मतलब भी मुरझाया सा फूल हो जाए,
उसको बोलते हैं स्लीपीनेस। और ये स्लीपीनेस किसकी वजह से होता है? इथाइलिन इंजरी से होता है। अब ये जो इथाइलिन इंजरी है, अब ये रोज जो इथाइलिन इंजरी होता है कार्नेशन में होता है, यानी रोज एंड कार्नेशन और जरबेरा इनमें। लेकिन जो एंथूरियम है, एंथूरियम आर रेजिस्टेंस टू इथाइलिन इंजरी। और हमसे क्या पूछा गया? विच फ्लावर्स आर रेजिस्टेंस टू इथाइलिन इंजरी। तो हम लिख देंगे इथाइलिन इंजरी। इथाइलिन इंजरी में क्या होगा? या तो ससेप्टिबल होगा या रजिस्टर। पहला बोल रहा है रजिस्टर, बोल रहा है ससेप्टिबल। कौन सा ससेप्टिबल? जो है रोज ससेप्टिबल है, कार्नेशन है, जरबेरा ससेप्टिबल है, रेजिस्टेंस कौन है? एंथूरियम। ये एंथूरियम फ्लावर है, तो ये रेजिस्टेंस। हमसे पूछा क्या क्या है? रेजिस्टेंस टू थाइलिन, थाइलिन इंजेक्शन। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू। वाटर मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया। वाटर मेजरमेंट, जैसे मान लो वाटर मेजर कैसे करेंगे? करने का तरीका क्या? पहला 1 मीटर 1000 लीटर, यानी 1 मीटर एरिया में 1 मीटर क्यूब अगर वाटर है तो उसको 1000 है। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर है, 10 की पावर 5 लीटर। और 5 लीटर का मतलब है 1 लाख लीटर। 1 हेक्टेयर मीटर, 1 हेक्टेयर मीटर 10 की पावर 7 लीटर करोड़ मीटर। 1 हेक्टेयर एम, 1 हेक्टेयर एम का मतलब होता है 10,000 लीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है? 1 हेक्टेयर सेंट क्या होगा? 10 की पावर 5 होगा। अब देखो 10 की पावर 5 कहाँ बढ़ रहा है? तो देखो ये रहा 1 मीटर। 1 मीटर क्या होगा? 1000 हो गया ना, 1 लाख। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट पूछा गया है, सिलेरी बिलोंग्स टू फैमिली। फैमिली पूछ, जो सिलेरी है वो अम्बेली, इस फैमिली से अम्बेली। एपियम ग्रेवियोलेंस इसका साइन, ग्रेवियोलेंस। सलाद वेजिटेबल्स में पढ़ते हैं, इस वेजिटेबल में सलाद वेजिटेबल। यहाँ पे एक और आता है, इसका टॉक्सिक, टॉक्सिक सब्सटेंस। सलेरी में जो टॉक्सिक क्या होता है? वो होता है एपियम ग्रेवियोलेंस। मतलब सलेरी बिलोंग्स टू अम्बेली फेरी फैमिली। ठीक है जी। फेरी फैमिली का नाम क्या? एपीएसी। जरूरी नहीं है अम्बेली फेरी, एपीएसी फैमिली। जैसे कैरेट है, कोरिएंडर है, फेनल है, कुमीन है, सारे किससे बिलोंग करते हैं? अम्बेली फेरी। क्योंकि इसमें जो फ्लावर स्ट्रक्चर है वो एज ए अम्ब्रेला टाइप होता है। क्योंकि जो ये क्लासिफिकेशन दिया था ना वो लीनियस ने दिया था। और लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तब फ्लावर मोर्फोलॉजी कैसा? फ्लावर मोर्फोलॉजी अम्ब्रेला टाइप, नाम रख दिया अम्ब्रेला। उसके बाद में नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री कूलिंग। तो क्या होता है बच्चे, जब हम पोस्ट हार्वेस्ट पढ़ते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट में 30 से 40% लॉस होता है। उस 30 से 40% लॉस को मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंट पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं। अब ये जो डिफरेंट पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग मेथड है, प्री कूलिंग। प्री कूलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिमूव को रिमूव। क्योंकि अगर आपने इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट फ्रूट क्रॉप या वेजिटेबल क्रॉप फिल इन द कंटेनर या फिल इन द पैकिंग बैग में अगर आपने इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट फिल कर दिया तो हीट जनरेट होगी, जिससे क्या मॉइस्चर क्रिएट होगा और स्पॉइलेज होना स्टार्ट हो जाएगा वेजिटेबल और फ्रूट। तो उस मॉइस्चर को या सॉरी हीट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? आफ्टर हार्वेस्टिंग कुछ टाइम के लिए उसको क्या रखेंगे? या तो छांव में रखेंगे, मतलब शेड कंडीशन में, या उस पर पानी डालेंगे, या उसमें क्या करेंगे हम अपने
कूलर या अपने फैन लगा देंगे भी हीट को रिमूव करने का मेन होता है सुविधा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो सेल डिवीजन से क्वेश्चन। अब सेल डिवीजन में क्या था, सबसे एस, उसके बाद में सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। सेल डिवीजन में पहला फेज जो है प्रोफेज, बाद में मेटाफेज, फेज, टेलोफेज, सेल डिवीजन। जो एनाफेज और लोवेस्ट फेज होता है ये सबसे छोटा होता है। तो आपसे पूछे छोटेस्ट फेज डिवीजन, छोटेस्ट है। क्लियर। के बाद में लास्ट क्वेश्चन, अरोमा इज गार्लिक इज ड्यू। ठीक है। अब यहाँ पे पूछे अरोमा, डिफरेंट कंपोनेंट दिए, एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाई एलिल डाइसल्फाइड, एलिल आइसोथायोसाइनेट, मेथाइल पायराजीन। अब ये जो मिथाइल पायराजीन जो है ये पोटैटो का अरोमा है। अरोमा है पोटैटो। उसके बाद एलिल आइसोथायोसाइनेट, जो आइसोथायोसाइनेट है ब्रासिका क्रॉप, ब्रासिका। डाई एलिल ये गार्लिक में हिसाब से। ठीक है जी। तो ये था आज हमारा फर्स्ट सेशन जिसमें हमने अबाउट द एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के बारे में बात की। दूसरा हमने बात की भी हम कब से बैच स्टार्ट, हमने किए डीडीए एग्ज़ाम। ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम फिर और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे भी हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। तो आई होप सभी बच्चों को ये जो आज का सेशन है वो अच्छा लगा हो। थैंक यू बच्चों।